हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। आप लोग टाइम से क्यों नहीं आते? मतलब आप लोग तो आ गए, ऑफ कोर्स मैं बाकी लोगों की बात कर रहा हूँ। 10:30 हो गया है, 22 लोग ही है। अननेसेसरी 5 मिनट वेट करना पड़ता है। हाँ, ठीक है, रुकते हैं, 5 मिनट रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं।
Okay, very well, मेरे ख्याल से अभी सब लोग आ चुके हैं. Let me share the screen and start with the lecture. बाकी सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज टाइम से आया करो. मैं 10 मिनट पहले लेक्चर चालू कर देता हूँ. आई मीन जूम का लिंक चालू कर देता हूँ. 10 मिनट पहले ज्वाइन हो जाया करो. बाकी लोगों का टाइम वेस्ट मत किया करो. ओके, स्क्रीन विजिबल है सबको? नो सर. Fine. So we have seen few examples of inbuilt function. Based on that understanding, based on our understanding that we have seen so far, we'll be jumping into the user-defined function concept. Okay. So we'll be starting with an example first to understand what exactly a user-defined function is and how does it work. And later on, we will jump to the theory to understand whether what we have learned by the practical is understandable with the help of theory or not. Okay. क्योंकि थियरी में बहुत सारे तुम टर्म्स नया नया सीखोगे, उसमें आधी चीजें समझ में आएगी, आधी नहीं आएगी. इससे अच्छा we will do opposite process. We will first understand the example and after that we will understand the theory of. Okay. थोड़ा नया अप्रोच है, ट्राई करो. Fine. Yes sir. Okay. Dash include. I will stream the dash. Dash include. On our dash. Void main. Parenthesis open, braces close. Clear screen.
This is example of inbuilt function ZCH. This is also an example of inbuilt function. Now, extremely sorry. Now, like in any variable, okay, in any program we declare a variable, we assign a value to a variable, then we accordingly call a variable. Suppose that if you want to print the value or not. Okay, so if you consider the life cycle of a variable, then there are three parts of it. Okay, first is declaration. For example, we declare a variable int a. Okay, this is the declaration that we are declaring a variable. Then we are calling it or we are assigning a value. For example, C in A. So we are assigning a value. And finally, we are calling it. For example, C out A. So this is our calling part, we can say. We are calling a variable with its value. And here we are declaring a variable and here we are initializing it. Initialization. Or we can say we are defining it. Okay. Fine. So for any variable, this is the life cycle of it. ये तीन स्टेप के अलावा और कोई तीन स्टेप और कुछ नहीं होता वेरिएबल के प्रोसेस। ठीक है, तो अगर मैंने इतना पार्ट लिखा है एंटर वैल्यू ऑफ ए और मैंने रीड किया, उसे डिस्प्ले किया, तो क्या होगा कि पहले वेरिएबल डिक्लेयर होगा इंटरनली। ठीक है, जिसका ऑपरेशन नहीं दिखाई देता, जो भी इंटरनल वेरिएबल डिक्लेरेशन है उसका इफेक्ट नहीं दिखाई देता, राइट, वो खाली बस डिक्लेयर होता है। ओके, सीन जो करते हैं उसका इफेक्ट दिखाई देता है क्योंकि तुमने रीड किया है। ओके, और सी आउट जो करते हैं ऑफकोर्स उसकी वैल्यू दिखाई देती है। सो कुछ चीजें हमें प्रोग्राम के सिंटेक्स को फॉलो करते हुए लिखना पड़ता है, जैसे वेरिएबल के केस में हम लिख रहे हैं। सेम प्रोसेस हम फंक्शन के केस में भी करेंगे। वैल्यू ऑफ ए। ओके, लेट अस सेव दिस प्रोग्राम एंड this is function. Okay, fine. Let us compile this. There is no error. Let us execute this. So declaration of variable हो गया, right? Declaration of हुआ variable, इसलिए तुम्हें ये वैल्यू पूछ रहा है। अगर वो डिक्लेरेशन वाला स्टेप रॉन्ग होता तो ये वैल्यू नहीं पूछता। ओके, सो मैंने समझो वैल्यू डाल दिया 5, तो आंसर तुम्हें 5 मिली। सिंपल। आई होप इतना पार्ट तुम्हें वेरिएबल का समझा होगा। हमने कितने सारे प्रोग्राम किए हैं, तो वेरिएबल के तीन पार्ट्स होते हैं, तीन लाइफ साइकिल होता है, तो ये पार्ट सबको समझा होगा कि वेरिएबल किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, पहले डिक्लेयर करते हैं, फिर उसके अंदर डेफिनेशन या इनिशियलाइजेशन करते हैं, फिर उसको कॉलिंग करते हैं अकॉर्डिंगली जहां पर भी हमें कॉल करने की जरूरत है। ओके, तो सेम प्रोसेस जो ये तीन पार्ट्स है ना, डिक्लेरेशन, डेफिनेशन एंड कॉलिंग, ये तीन जो प्रोसेस है, ये जो तीन स्टेप्स है, ये तीन स्टेप हम फंक्शन में भी इंप्लीमेंट करते हैं। ओके, वी इंप्लीमेंट द सेम स्टेप्स। ठीक है, डिक्लेरेशन करेंगे फंक्शन का, उसका डेफिनेशन होगा यानी मेन लॉजिक होगा, और कॉलिंग होगा। ठीक है, फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो लॉजिक जो भी हमने लिखा है फंक्शन में वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। फंक्शन का डिक्लेरेशन कहां पर होता है, वो स्टेप बहुत जरूरी है। ठीक है, फंक्शन का डिक्लेरेशन मेन के पहले होता है। ठीक है, जो हमारा मेन फंक्शन है, ये हमारा मेन फंक्शन है। ठीक है, तो फंक्शन डिक्लेरेशन हमेशा मेन के पहले होता है। अब डिक्लेरेशन से पहले मैं एक फंक्शन कॉल करता हूँ, तो आप मुझे बताना कि किस वे में डिक्लेयर करना होगा। ठीक है, सी आउट, वैल्यू प्रिंट तो नहीं होगी, प्रिंट मैसेज। ओके, दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन। ओके, फंक्शन का नाम क्या है, प्रिंट मैसेज। दिस इज द कॉलिंग पार्ट, यानी हमने फंक्शन को कॉल किया। फाइन, टेम्पररी बेसिस के ऊपर हम ये वेरिएबल्स का सब निकाल देते हैं, जरूरत नहीं है हमें, हमने खाली बस अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा था। ओके, सो वी आर कॉलिंग द फंक्शन इनसाइड द मेन। अब हमारा बाकी है डिक्लेरेशन और डेफिनेशन। डिक्लेरेशन मेन के पहले होता है, डिक्लेरेशन मेन के पहले होता है, डेफिनेशन मेन के बाद। ओके, ये सिंटैक्स हमेशा फॉलो होता है।
डिक्लेरेशन मेन के पहले होगा, कॉलिंग विल बी इनसाइड द मेन और इन एनी अदर फंक्शन, डिपेंड करता है कि कौन सा तुम प्रोग्राम कर रहे हो, किस लेवल तक तुम इम्प्लीमेंट कर रहे हो उसे, एंड डेफिनेशन मेन के बाद होता है। ठीक है, अब ये हमारा एक सिंपल सा फंक्शन है प्रिंट मैसेज, फंक्शन का नाम क्या है प्रिंट मैसेज, इसको वेरिएबल की तरह कंसीडर करो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, यानी ये पर्टिकुलर प्रिंट मैसेज फंक्शन डिक्लेयर करना होगा। तो मैं डिक्लेरेशन लिख रहा हूँ, आप लोग देखो कैसा है ये प्रिंट मैसेज। ठीक है, तो ये हो गया डिक्लेरेशन। अब इसको वेरिएबल डिक्लेरेशन के साथ नोटिस करो, जैसे वेरिएबल के केस में भी हम लिखते हैं ना इंट ए, राइट, वैसे देखो हमने यहाँ पर वॉइड लिखा है, वॉइड डेटा टाइप यूज किया है। वॉइड क्यों यूज किया है उसका रीजन हम आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर इंट क्यों नहीं यूज किया, कैर क्यों नहीं यूज किया, फ्लोट क्यों नहीं यूज किया, उसका रीजन हम आगे देखेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए वॉइड यूज करके हमने प्रिंट मैसेज डिस्प्ले मतलब जो डिक्लेरेशन है वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ पर कॉलिंग, फाइन। अब समझो इतने पार्ट को मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, मैंने सेव किया, ऑल्ट एफ, सेव, कंपाइल दिस, नो एरर, एग्जीक्यूट, वन एरर। क्या बोल रहा है, प्रिंट मैसेज इन मॉड्यूल अनडिफाइंड सिंबल। ठीक है, तो इसका मतलब इसका डेफिनेशन नहीं है। हाँ सर, वो इंक्लूड कोनायो के नीचे भी कुछ आएगा इसके लिए। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हमने लिखा नहीं है, तो कॉल क्या करेगा, कुछ कॉल कर ही नहीं सकता हो। ओके, इसीलिए हमें इसका डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। तो डेफिनेशन कैसे लिखें, डेफिनेशन का सिंटैक्स बहुत ही सिंपल सा है, जैसा डिक्लेरेशन का सिंटैक्स है वैसे ही है, बस खाली इसके अंदर हम जो मेन लॉजिक होता है प्रोग्राम का वो लिखते हैं फंक्शन। तो अगर तुम नोटिस करो तो डिक्लेरेशन के सिंटैक्स में यहाँ पर हमने सेमीकोलन डाला था। ठीक है, तो हमारा डिक्लेरेशन हो गया। डेफिनेशन के केस में हमने सेमीकोलन नहीं डाला है, हमने यहाँ पर ब्रेसेस ओपन किया। क्यों, क्योंकि हमें डेफिनेशन लिखना है, हमें लॉजिक लिखना है। डेफिनेशन इन द सेंस जो लॉजिक है मेन वो लिखना है। ठीक है, डेफिनेशन को तुम अदर वर्ड्स में लॉजिक भी बोल सकते हो। ठीक है, कि प्रोग्राम एक्चुअली में पर्टिकुलर फंक्शन एक्चुअली में करना क्या चाहता है। ठीक है, तो फंक्शन का नाम है प्रिंट मैसेज, तो हमें क्या करना चाहिए इसके अंदर, आप लोग बताओ। सर को मैसेज डालना होगा जैसे हेलो वर्ल्ड ये सब प्रिंट कर सकते हैं, यस परफेक्ट। हमेशा देखो फंक्शन का नाम उसके डेफिनेशन के साथ ऑलमोस्ट मैच करना चाहिए। अब समझो फंक्शन का नाम है स्क्वायर रूट, ठीक है, और अगर उसके अंदर कुछ मैं वैल्यू पास कर रहा हूं और वो क्यूब रूट निकाल के दे रहा है, तो रॉन्ग है ना फंक्शन का नाम, है ना। ठीक है, यस समझ सर। रहे हो, इसीलिए फंक्शन का नाम हमेशा उसके डेफिनेशन उसके लॉजिक के हिसाब से मैच करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर फंक्शन नेम है प्रिंट मैसेज, सो वी विल प्रिंट अ मैसेज। तो सी आउट, हाय आई एम फंक्शन डेफिनेशन। ओके, सो ये फंक्शन डेफिनेशन है, फाइन। सो हमने एक सिंपल सा मैसेज लिख दिया है। अब हम इसे सेव करते हैं फिर से, ऑल्ट एफ, सेव, compile, there is no error. Now I will execute this. आया मैसेज, hi I am function definition। एक बार फिर से देखते हैं, कोई घाई नहीं है, आराम से समझते हैं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, हमने फंक्शन डिक्लेरेशन किया, समझो एक बार के लिए समझो कि हमने फंक्शन डिक्लेरेशन स्किप कर दिया, तो देखते हैं क्या एरर आता है। ठीक है, we will save this, compile this, there are two errors। पहला एरर क्या है, देखो फंक्शन प्रिंट मैसेज शुड हैव ए प्रोटोटाइप, ये एरर याद है। हाँ सर, कल भी यस कल ही हमने देखा था ये एरर, मैंने बोला था कि ये एरर बहुत ही कॉमन एरर है। ठीक है, फंक्शन में। ओके, तो शुड हैव ए प्रोटोटाइप का मीनिंग यही है कि इसका डिक्लेरेशन नहीं मिल रहा है उसे, हमने कॉल तो कर लिया मगर डिक्लेरेशन नहीं है इसका। ठीक है, तो इसीलिए ये डिक्लेरेशन की वजह से ये एरर आया। समझो हमने कॉलिंग नहीं किया, ठीक है, हमने डिक्लेरेशन किया है, डेफिनेशन लिखा है, मगर कॉलिंग नहीं किया है, फंक्शन को कॉल नहीं किया। सो ऑल्ट एफ, सेव, there is no error, there is no output,
आउटपुट आया कुछ भी? नहीं, नहीं सर, कॉल कॉल ही नहीं किया। समझ सर गए? एक फंक्शन को मेन के जगह दूसरे फंक्शन में कॉल कर सकते हैं क्या, कि नेसेसरी है मेन में ही होना चाहिए? एक मिनिमम एक फंक्शन कॉल मेन में होना चाहिए, फिर वो फंक्शन के अंदर तुम दूसरा फंक्शन कॉल कर सकते। एग्जांपल देता हूं मेरे को, void print another message। ओके, ये वापस से डिक्लेरेशन हो गया। तुम एक प्रोग्राम में n नंबर ऑफ फंक्शन बना सकते हो। ठीक है, ये डिक्लेरेशन की स्पेलिंग हर बार रॉन्ग क्यों लिखता हूं? डिक्लेरेशन। ओके, I repeat once again, in any C++ program you can create n number of functions। जितना फंक्शन बनाने का बनाओ, बस खाली ये याद रखना कि इसका जो नेमिंग रूल्स है, ये जो नेम मैंने दिया है, वो नाम हमेशा आइडेंटिफायर का रूल फॉलो करना चाहिए। जो 4 रूल है ना आइडेंटिफायर के, कौन कौन से 4 रूल है? पहला, पैरेंथेसिस। नहीं, आइडेंटिफायर का रूल, वेरिएबल नेमिंग का रूल। अच्छा, वेरिएबल डेटा। याद करो भाई। नंबर। सर हाँ, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं है, अंडरस्कोर अलाउड है, कीवर्ड यूज नहीं कर सकते, केस सेंसिटिव होता है। भूल जाते हैं क्या सब? तो वही वेरिएबल का ही, आइडेंटिफायर का ही रूल फॉलो करते हैं। बस खाली एक एक्स्ट्रा यहाँ पर पैरेंथेसिस आ जाए। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन है। अब यहाँ पर मैंने एक और फंक्शन बनाया, प्रिंट अनदर मैसेज। अब इसका भी डेफिनेशन लिखना होगा, तो इसका भी डेफिनेशन लिखते हैं, void print another message। okay, hi, I am getting called inside a function। ओके, ये फंक्शन के अंदर कॉल हो रहा है, एंड आई एम फंक्शन डेफिनेशन गेटिंग कॉल्ड इन मेन। ठीक है, समझा? अब इसको तो हमने मेन में कॉल किया है, प्रिंट मैसेज को। ओके, जो ये वाला पर्टिकुलर फंक्शन है, इस पर्टिकुलर फंक्शन को हमने मेन में कॉल किया है। इस पर्टिकुलर फंक्शन को हम पहले वाले फंक्शन के अंदर कॉल करें। ठीक है, so I'll be calling this function inside this। so calling का syntax सेम रहता है, it will be function name, डेटा टाइप नहीं आता। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर भी जो हमने कॉल किया था, तो यहाँ पर देखो डेटा टाइप नहीं है, void नहीं लिखा है हमने। ठीक है, कॉलिंग के केस में डायरेक्टली फंक्शन को कॉल करते हैं। जैसे देखो क्लियर स्क्रीन को कैसे कॉल किया है, तुमने कुछ आगे लिखा है क्या, void या मेन या int, ऐसा कुछ नहीं ना। ठीक उसी हिसाब से फंक्शन को कॉल करते वक्त खाली बस फंक्शन का जो नेम है, और अगर कुछ पैरामीटर्स हमने पास किया तो पैरामीटर्स पास करा। ओके, समझा? अभी से एग्जीक्यूट करते हैं, पहले सेव करते हैं, ऑल्ट एफ, सेव, कंपाइल, देयर इज नो एरर, कंट्रोल एफ। ठीक है, एंटर ले देते हैं न्यू लाइन के लिए। अगेन सेव, कंपाइल, एक्सिक्यूट। अब क्या हो रहा है कि हाय, आई एम फंक्शन डेफिनेशन गेटिंग कॉल्ड इन मेन। तो जो तुम्हारा प्रिंट मैसेज था वो मेन में हमने कॉल किया। ठीक है, और जो प्रिंट अनदर मैसेज है उसको हमने फंक्शन में कॉल किया। सो सेकंड वाला मैसेज इंडिकेट कर रहा है कि आई एम गेटिंग कॉल्ड इनसाइड अ फंक्शन, मेन के अंदर कॉल नहीं हो रहा। तो देखो यहाँ पर प्रोग्राम देखो, 2 डिक्लेरेशन है ऊपर, कॉलिंग मेन में हमने एक फंक्शन को किया है, और उस फंक्शन के अंदर हम दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, मगर मिनिमम एक फंक्शन तो मेन में कॉल होना चाहिए, ताकि एक चेन बन जाए, एक लिंक बन जाए। अगर एक भी फंक्शन मेन में कॉल नहीं होगा तो लिंक नहीं बनेगा। समझ गए? क्लियर है? यस सर। फिलहाल हमें इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, हम फंक्शन के अंदर फंक्शन को इतना ज्यादा कॉल नहीं करते, क्योंकि जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। बस खाली ये है कि ये याद रखो कि अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करना है तो मिनिमम एक फंक्शन मेन में कॉल करना पड़ेगा। ओके,
ठीक है, इतना पार्ट क्लियर है सबको। अब एक बार ना फिर से प्रोग्राम को गो थ्रू करते हैं, ऑब्जर्व करते हुए जाते हैं कि क्या क्या चीजें हर एक लाइन में है। ओके, फंक्शन डिक्लेरेशन का सिंटैक्स है डेटा टाइप। एक काम करते हैं, इसके बाजू में हम थियरी ओपन कर लेते हैं, तो हम थियरी भी हो जाएगा और ये एग्जांपल भी अच्छे से समझ लेंगे। जो पार्ट नहीं चाहिए हम निकाल देते हैं उसको फिलहाल के लिए, ताकि थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए चीजें। ठीक, सेव किया। अब हम हमारा थियरी ओपन करते हैं, सी प्लस प्लस। ओके, कल हमने इतना पार्ट तो देखा था, अब डेफिनेशन पे आ जाते हैं। ठीक है, डायरेक्टली इन्होंने डेफिनेशन डिस्कस किया है। हम डिक्लेरेशन देखते हैं, ये रहा। ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन। अब ये पर्टिकुलर थियरी के सामने हम ये हमारा जो प्रोग्राम है वो रखते हैं, ताकि अच्छे से समझ में आए कि कहाँ पर क्या हो रहा है। पता नहीं, ये तो कुछ तो गड़बड़ है इसका। हाँ ठीक है, एक काम करता है, मैंने सेव तो किया ही है इसे, इसे मैं नॉर्मल फाइल में ठीक है। विजिबल है सबको बराबर? यस सर। ऊपर का और मिनिमाइज कर देता हूँ। फाइन, ओके। फंक्शन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट पढ़ते हैं, समझते हैं, जो हमने प्रोग्राम किया है बाजू में उसको रिलेट करेंगे एक दूसरे को, तो और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी जो भी थ्योरी पार्ट है उसको। ओके, फंक्शन डिक्लेरेशन टेल्स द कंपाइलर अबाउट द फंक्शन नेम। ठीक है, सो फंक्शन डिक्लेरेशन में फंक्शन नेम के बारे में पता चलता है। यहाँ पर भी देखो, ये हमारा फंक्शन नेम है, प्रिंट मैसेज। ओके, रिलेट करना है हमें। ठीक है, तो रिलेट करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा थ्योरी। एंड हाउ टू कॉल द फंक्शन। ठीक है, ये हाउ टू कॉल द फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम जैसा डिक्लेरेशन करोगे उस हिसाब से तुम्हें कॉलिंग करना होगा। जैसे यहाँ पर प्रिंट हमने पैरेंथेसिस एम्प्टी रखा है। किसको स्क्रीन नहीं दिख रहा है? मैंने स्क्रीन शेयर किया है। मुझे सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। तो कुछ गड़बड़ होगा तुम्हारे पार्ट से। बाकी लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा हाँ है सर, सर। विजिबल है। एक काम करता हूँ, मैं इसको पिन करने की कोशिश करता हूँ। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है स्पॉटलाइट वगैरह। सेटिंग चेक करो अपना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है तुम्हारा? सर रिजॉइन होता हो। हाँ ठीक है, रुकिए। ओके, सो हाँ, A function declaration tells the compiler about the function name। तो यहाँ से फंक्शन नेम पता चलता है, प्लस ये पता चलता है कि हाउ वी आर सपोज टू कॉल द फंक्शन, फंक्शन को कॉल कैसे करना है। जैसे यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर हमने कोई भी वैल्यू नहीं डिक्लेयर की है, तो हम यहाँ पर भी कुछ वैल्यू पास नहीं करेंगे। ओके, हमने बहुत सारा एग्जांपल देखा था, स्क्वायर रूट वाला, ठीक है, ए रेज टू बी वाला, पावर वगैरह का। ठीक है, तो उसके अंदर भी हमने नोटिस किया था कि किसी किसी में दो वैल्यू हमने पास की थी, किसी में एक ही वैल्यू पास की थी। तो अगर वैल्यू पास कर रहे हैं इन द सेंस हम डिक्लेरेशन में वो वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हैं, इसीलिए पास कर रहे हैं। ओके, हम उसका भी एग्जांपल देखेंगे, डोंट वरी। आगे, द एक्चुअल बॉडी ऑफ द फंक्शन कैन बी डिफाइंड सेपरेटली। ठीक है, एक्चुअल बॉडी हम लोग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, जहां पर ये डेफिनेशन है हमारा ये। ठीक है,
अब फंक्शन डिक्लेरेशन एज द फॉलोइंग पार्ट्स, फंक्शन डिक्लेरेशन में फॉलोइंग पार्ट्स होता है। रिटर्न टाइप, जैसे आप पर मेरा तुम्हारा वॉइड रिटर्न टाइप है। फंक्शन नेम, जो ये तुम्हारा फंक्शन का नाम है। फिर पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर लिस्ट, पैरामीटर लिस्ट यानी जो वैल्यू हम पास करना चाहते हैं वो, ठीक है, उसको बोलते हैं पैरामीटर लिस्ट। फॉर एंड अबाउट डेफिनेशन, डिफाइन फंक्शन, समझो मैक्स करके कोई फंक्शन डिफाइन करने का है जिसके अंदर हम दो नंबर पास करेंगे और दोनों नंबर के बीच में मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो हमें पता करना है। तो उस केस में हम डेफिनेशन लिखेंगे, इंट हमारा रिटर्न टाइप है, मैक्स मेरा फंक्शन का नाम है और दो वैल्यू पास करना है इंटीजर टाइप का, इसलिए दो वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, इंट num1 कॉमा इंट num2। समझे? पैरामीटर्स नेम्स आर नॉट इंपॉर्टेंट इन फंक्शन डिक्लेरेशन, ओनली द टाइप इज रिक्वायर्ड। अगर हमने पैरामीटर का नाम नहीं लिखा जैसे num1 और num2 तो भी चलेगा, इंट कॉमा इंट लिखा तो भी क्लियर है, तो भी समझ में आ जाता है कि दो पैरामीटर दो वैल्यू इंटीजर टाइप का पास होने वाला है इस पर्टिकुलर फंक्शन। ओके फाइन। फिर हम, ये मेरा कॉलिंग पार्ट है, कॉलिंग करते वक्त, सॉरी कॉलिंग नहीं, ये भी मेरा डिक्लेरेशन पार्ट है जिसके इसमें हमने यहाँ पर वेरिएबल का नाम नहीं लिखा है। Function declaration is required when you define the function in one source file and you can call the function in another file. In such cases declaration, अभी यहाँ पर हम ये लोग मल्टीपल फाइल से डील कर रहे हैं, जरूरत नहीं है, ये पार्ट को हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, हमें इसकी जरूरत नहीं। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है, फंक्शन का पार्ट है कॉलिंग, ठीक है। While creating a function, C++ function, you give a definition of what the function has to do, ठीक है। जब तुम फंक्शन क्रिएट करते हो तो तब तुम फंक्शन डेफिनेशन बताते हो, जो हमारा यहाँ पर ये रहा डेफिनेशन जो है, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम हम लोग डिट्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं कि दो नंबर के बीच में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ठीक है। तो डेफिनेशन में हम बताते हैं कि वो पर्टिकुलर फंक्शन क्या टास्क एग्जीक्यूट करेगा, क्या ऑपरेशन एग्जीक्यूट करेगा। To use a function, you need to call the function or invoke that function. चाहे तुम उसको कॉल बोलो या इन्वोक बोलो, दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो अगर फंक्शन को यूज करना है तो हमें उसको कॉल करना पड़ेगा। When a function when a program calls a function, program control is transferred to the called function, ठीक है। जब ये फंक्शन कॉल होता है तब कंट्रोल यहाँ से शिफ्ट होकर के फंक्शन के डेफिनेशन पे आ जाता है, फंक्शन का डेफिनेशन एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से कंट्रोल प्रोग्राम में शिफ्ट होता है। ओके, वो सब इंटरनली होता है, मिली सेकेंड्स में होता है, तुम्हें उसका इफेक्ट पता नहीं चलता, मगर कॉमन सेंस है, अगर ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ है, ये मैसेज एग्जीक्यूट हुआ है तो ऑफकोर्स यहाँ पर जंप किया है, राइट ना, कंट्रोल यहाँ पे जंप हुआ है, कंपाइलर ने यहाँ पर ये वाला कोड एग्जीक्यूट किया है, तभी तो मैसेज प्रिंट कर रहा है ना, वो जादू तो हो नहीं रहा। ओके, A call function performs defined task, जो भी टास्क हमने लिखा है वो टास्क एग्जीक्यूट करेगा, and when it returns a statement is executed or when it function ending braces is reached, it returns program control to the main program। तो जब ये पूरा डेफिनेशन एग्जीक्यूट हो जाता है तब कंट्रोल फिर से मेन प्रोग्राम में चला जाता है, ठीक है। यानी इसके नीचे अगर हमने कुछ और कोड लिखा होता तो वो वाला पार्ट भी प्रिंट होता। फाइन। To call a function, you simply need to pass the required parameter along with the function name, and if the function returns a value, then you can store the returned value। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने काफी सारे प्रोग्राम में कल देखा था, ठीक है। जब इनबिल्ट फंक्शंस कॉल किए थे तब हमने देखा था कि अगर वैल्यू रिटर्न होता है तो हमें कैच करने के लिए वेरिएबल बनाना पड़ता है, अगर वैल्यू रिटर्न नहीं होता तो कैच करने के लिए वेरिएबल की जरूरत नहीं है। यहाँ पर नोटिस करो, हमने प्रिंट मैसेज किया है, ठीक है, कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही, तो उस केस में हमें कैच करने की कोई जरूरत नहीं है। समझो अगर ये वाला फंक्शन एडिशन ऑफ टू नंबर्स देता, या फिर जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल लिखा है मैक्सिमम बिटवीन टू नंबर्स देता, तो उस केस में तुम्हें वैल्यू स्टोर करना पड़ता है, जैसे यहाँ पर ये पर्टिकुलर एग्जांपल में इन्होंने किया है, ठीक है। ये एग्जांपल को हम C++ में एग्जीक्यूट करके देखते हैं। फाइनली हमारा डेफिनेशन आ जाता है, डेफिनेशन के अंदर तुम मेन लॉजिक लिखते हो, जैसे यहाँ पर इन्होंने लॉजिक लिखा हुआ है, ठीक है। डेफिनेशन ये रहा। The general format of a C++ function definition is as follows। तो return type same, function name और parameter list, यानी जो हमें वैल्यू पास करना है, body of the function, ये सब इन्होंने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हमने पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किया है कि रिटर्न टाइप क्या होता है, वो एक बार देख लेते हैं। अब फंक्शन में रिटर्न है वैल्यू, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये पर्टिकुलर फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, ये पर्टिकुलर फंक्शन रिटर्न कर रहा है, तो कंपलसरी नहीं है, मे रिटर्न है। I will just bold this part। The return type is the data type of the value the function returns। तो यहाँ पर जो रिटर्न टाइप है वो ये बताता है कि ये पर्टिकुलर फंक्शन कौन से टाइप की वैल्यू रिटर्न करने वाला है। तो अगर यहाँ पर हमने लिखा है इंट
ठीक है, तो ये मैक्स जो फंक्शन है वो इन टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, यानी यहाँ पर जो रिजल्ट है उसको इंटीजर में स्टोर करना पड़ेगा और रिटर्न रिजल्ट इंटीजर टाइप का होना चाहिए, समझे। फिर आता है फंक्शन नेम, हाँ सॉरी, some functions perform the desired operation without returning a value. In that case the return type is keyword void, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हमने void लिखा था, क्योंकि ये पर्टिकुलर फंक्शन कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो अगर हमें कुछ वैल्यू रिटर्न करना नहीं है, जरूरत नहीं है, तो उस केस में हम रिटर्न टाइप void लिखते हैं। क्लियर है, अब रीजन समझा है कि void क्यों लिखा था। ओके, सबको समझ रहा है कि बाउंसर जा रहा है? समझ रहे हैं सर। सिंपल है का, एग्जांपल्स और भी सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझेगा। डोंट, फंक्शन नेम, this is the actual name of the function name and the parameter list together constitute the function signature। signature बोलो या definition बोलो, सॉरी declaration बोलो, वो सबका मीनिंग एक ही होता है। parameters, the parameters is like a placeholder, parameters तुम्हारा placeholder की तरह है। when a function is invoked or called you pass a value to the parameter, तो वो होल्डर को तुम वैल्यू असाइन करते हो। This value is referred to as actual parameter or argument। जो तुम पैरामीटर, जो तुम वैल्यू पास करते हो उसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट। तो पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट में ये डिफरेंस है। पैरामीटर यानी तुम्हारा प्लेस होल्डर है, ठीक है, और जो तुम वैल्यू पास करते हो वो तुम्हारा आर्ग्यूमेंट है। तो ये दोनों वर्ड में डिफरेंस है, याद रखो। The parameter list refers to the type, order and the number of parameters of the function। तो पैरामीटर लिस्ट के अंदर तुम टाइप स्पेसिफाई करते हो कि किस टाइप का वेरिएबल होगा, किस टाइप का प्लेस होल्डर है, कितने हैं, नंबर्स ऑफ, और उसका ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है। समझो तुमने पहले इंट, फिर फ्लोट, फिर कैरेक्टर डिक्लेयर किया, तो पास करते वक्त जब तुम आर्ग्यूमेंट पास करोगे कॉलिंग करते वक्त, तो उस केस में भी तुम पहले इंट, फ्लोट और कैरेक्टर इसी ऑर्डर में पास करो, ठीक है, तो ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, पैरामीटर्स आर ऑप्शनल, ठीक है, पैरामीटर्स कंपलसरी नहीं है, जो तुम यहाँ पर एग्जांपल पे देख सकते हो, हमने यहाँ पर कोई पैरामीटर पास नहीं किया, ठीक है, तो पैरामीटर्स कंपलसरी नहीं होता, ऑप्शनल होता है। दैट इज द फंक्शन मे कंटेन नो पैरामीटर, पैरामीटर जरूरी नहीं है कि फंक्शन में होना ही चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फंक्शन बॉडी। The function body contains a collection of statements। function body collection of statements होता है that defines what the function does। तो function क्या करने वाला है वो define करता है तुम्हारा function body। जैसे यहाँ पर सिंगल स्टेटमेंट है, ऐसे मल्टीपल स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। अब जो इन्होंने एग्जांपल लिया है वो एग्जांपल सॉल्व करते हैं और भी बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करते हैं, तो ये तीन पार्ट और अच्छे से समझ में आएगा कि किस केस में वैल्यू रिटर्न करना होता है, कैसे हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, कैसे आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े, किसी को इतने पार्ट में कुछ कंफ्यूजन है, डिक्लेरेशन, डेफिनेशन एंड कॉलिंग? नो सर। ठीक है, सो लेट अस जंप टू द कंपाइलर। ये पता नहीं कुछ तो मैजिक करता है, ठीक। Let us save this. Let us open another program. Alt F, void में hash include parenthesis open, parenthesis close, save and that's it। हमारा बेसिक सिंटैक्स हो गया। अब हम एक फंक्शन प्रोग्राम करेंगे। राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू परफॉर्म एडिशन ऑफ टू नंबर्स यूजिंग फंक्शन। यूजिंग फंक्शन सही वर्ड नहीं होगा, यूजिंग UDF।
UDF stands for यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज करके मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ यूजर ठीक है। तुम खुद फंक्शन बनाने वाले हो और खुद ही एग्जीक्यूट करना है। और डबल लाइन कमेंट के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है? डबल लाइन कमेंट के लिए स्टार और है स्टार और स्टार स्लैश ऐसा। ओके चलो ये प्रोग्राम में हम डबल लाइन कमेंट लिखते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा हो गया ना लाइन। तो एडिट कट लेट मी पेस्ट दिस ओवर हियर एडिट पेस्ट ठीक है। ये तुम्हारा डबल लाइन कमेंट है। ओके the program in C++ to perform addition of two numbers using UDF, that is user defined function. So recall करते हैं पहला स्टेप क्या है? फंक्शन डिक्लेरेशन डेफिनेशन की कॉलिंग। डिक्लेरेशन का मेन के बाद या मेन के अंदर? मेन के पहले ठीक है। सो अब क्वेश्चन पढ़ो और समझो ठीक है कि हमें किस तरीके से प्रोग्राम करना चाहिए। देखो मैं तुम्हें पहले बता दूं कि ये प्रोग्राम करने के 4 तरीके। ओके ये 4 तरीके से प्रोग्राम कर सकते हैं मगर हम यहाँ पर मिल करके एक सोल्यूशन बनाएंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं जो मैंने फर्स्ट डे रिपीट किया था। किसी भी C++ प्रोग्राम करने के मल्टीपल वेज होते हैं। इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको सारे वेज पता हो ठीक है, नॉलेज हो सबके बारे में और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जो वे अच्छा लगता है या क्वेश्चन के हिसाब से जो वे क्वेश्चन में पूछा है वो चीज आप लोग इंप्लीमेंट करोगे। समझ गए? ठीक है क्लियर है ये बात? यस सर। हर प्रोग्राम का मल्टीपल सॉल्यूशंस है, मल्टीपल अप्रोच है, मल्टीपल आइडियाज। इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है और तुम किस वे में कंफर्टेबल। ठीक है सो आप बताओ कि मैं किस वे में, तब आप लोग मुझे हेल्प करो कि कैसे मैं प्रोग्राम बनाऊं, किस तरीके से करूं ताकि हम लोग ये प्रोग्राम कंटिन्यू करें। तो डिक्लेरेशन के लिए क्या लिख बोलो। बोलो सर वॉइड फंक्शन का नाम चलो वॉइड फंक्शन का नाम है ऐड। फंक्शन का नाम मैंने ऐड दे दिया पैरेंथेसिस ठीक है। चलो डिक्लेरेशन हो गया। हाँ अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? डिक्लेरेशन के बाद क्या नेक्स्ट स्टेप? कॉलिंग ठीक है। कॉलिंग के लिए हम क्या लिखेंगे? कॉलिंग में क्या लिखो? फंक्शन का नाम ऐड विद पैरेंथेसिस। मेरा कॉलिंग हो गया है। भाई माइक ऑफ कर दो किसी का ऑन है तो। कौन है भाई? किसका ऑन है ये? Okay. Next is our function definition. फंक्शन डेफिनेशन में क्या लिखो बोलो। सर void add parenthesis open ऐड पैरेंथेसिस नीचे ब्रेसेस ओपन ब्रेसेस क्लोज और अंदर क्या लिखना है? मुझे एडिशन ऑफ 2 नंबर्स करना है। सर हाँ सर तो एज आर्ग्यूमेंट हम लोग 2 वेरिएबल्स ले सकते हैं ना पैरेंथेसिस के अंदर। बराबर 2 वेरिएबल ले सकते हैं मगर अभी जो अप्रोच हमने फॉलो किया है ये अप्रोच के अंदर हमने डिक्लेरेशन करते वक्त पैरामीटर नहीं बताया। तो आर्गुमेंट आप कैसे करेंगे कॉलिंग करते वक्त? ठीक है एक काम करते हैं अब यही अप्रोच को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट जो सोल्यूशन होगा ना
उसके अंदर हम आर्गुमेंट पास करके करेंगे, ठीक है। तो एक ही प्रोग्राम हम 4 तरीके से करेंगे, ओके। और सब में डिफरेंस ऑब्जर्व करेंगे कि क्या क्या डिफरेंस हुआ है, समझ गए, ठीक है। तो अभी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हमने आर्गुमेंट पास नहीं किया, कॉलिंग करते वक्त भी कोई भी, सॉरी, डिक्लेयर करते वक्त हमने पैरामीटर लिस्ट स्पेसिफाई नहीं किया और कॉलिंग करते वक्त आर्गुमेंट पास नहीं किया। तो डेफिनेशन में सारा पार्ट आएगा, राइट, यस सर। है ना। तो डेफिनेशन में ही हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे a, b, c। डेफिनेशन में ही हम वैल्यू रीड करेंगे, सी आउट एंटर 2 numbers seen a b, c equals to a plus b, and finally print c out a plus b equal to c, ठीक, यस Clear? सर। कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं। चलो इसको सेव करते हैं, FYJC, this will be our function f add, ठीक है। f लगा देंगे तो हम समझ में आएगा कि सारे फंक्शन वाले को, फाइन। सो कंपाइल करते हैं, नो एरर, एग्जीक्यूट करते हैं, परफेक्ट। एंटर 2 नंबर्स, डेफिनेशन के ऊपर आ गया 3 and 5, so 3 plus 5 is 8, आ गया, यस सर। एग्जीक्यूट। अब फंक्शन, अभी तुम लॉजिकली सोचो, ठीक है, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि सर एडिशन ऑफ 2 नंबर्स तो करना है, तो हमने इतना बड़ा प्रोग्राम क्यों लिखा, हम डायरेक्टली ये 5 लाइन मेन के अंदर लिख देते, हाँ सर, वैसे भी होता है ना। तो हमने पहले ऐड यहाँ पर डिक्लेयर किया एक फंक्शन, ठीक है। फिर डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पर हम उसे कॉल कर रहे हैं, फिर कॉल करने के बाद अलग से हम उसका डेफिनेशन लिख रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं खाली एडिशन ऑफ 2 नंबर्स की, ठीक है। देखो 2 रीजन, पहला कि आप प्रोग्राम करने के मल्टीपल वे सीखते हो, ठीक है। जब भी आप C++ प्रोग्रामिंग कर रहे हो, आप लोगों का मेन इंटेंशन ये है कि अलग अलग तरीके से हम प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं वो सीखना, ठीक है। और दूसरा रीजन फंक्शन बनाने का होता है एडिशन ऑफ 2 नंबर्स करना नहीं, जो चीज बार बार यूज होने वाली है उसको तुम एक फंक्शन बना के अगर रख दोगे तो तुम्हें बार बार उसका डेफिनेशन लिखना नहीं पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्लियर स्क्रीन, क्लियर स्क्रीन का डेफिनेशन पहले से conio.h हेडर फाइल में अवेलेबल है, तो हमें हर बार डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, हम खाली conio.h हेडर फाइल को कॉल करते हैं और वो डेफिनेशन एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक उसी हिसाब से अगर हमने कोई लॉजिक बना के रख दिया है जिसको बार बार इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, तो हमें खाली बस कॉल करने की जरूरत पड़ेगी। अब जैसे एडिशन ऑफ 2 नंबर्स मुझे फिर से करना है मान लो, तो मुझे खाली बस ऐड कॉल करना पड़ेगा एक बार और, ठीक है। अगर फिर से मुझे एडिशन ऑफ 2 नंबर्स करना है तो मैं फिर से ऐड को कॉल कर सकता हूँ, यानी मैं फंक्शन को n नंबर ऑफ टाइम्स कॉल कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने उसका डेफिनेशन लिखा है, समझ गए। तो फंक्शन बनाने का मेन रीजन ये होता है कि कोड को रीयूज कर सकते हैं। जब हम कॉलिंग करते हैं यहाँ पर तो कोड क्या होता है, तुम्हारा रीयूज होता है, ठीक है। बार बार एक ही कोड को हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अगर समझो नॉर्मल तरीके से मुझे करना होता एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, तो मुझे ये इतना पार्ट फिर से लिखना पड़ता ना। हाँ सर। तो कैलकुलेशन करो फिर डिस्प्ले करो, बराबर। तो अगर तुम वैसे सोचो तो तुमने 4 लाइन सेव किया, मगर तुम फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो तुमने 8 लाइन सेव किया, क्योंकि तुम्हें ये 4 लाइन बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ ये 1 लाइन में हो जा रहा है ऐड, समझे। यस सर। तो ये मेन रीजन है फंक्शन को पढ़ने। तो सेव करते हैं और इसे एग्जीक्यूट करते हैं, ओके। अब देखो ये फर्स्ट टाइम कॉल हुआ, सो 3 and 5 आंसर आ गया। ये सेकंड टाइम कॉल हो रहा है, देखो एंटर 2 नंबर्स 5 and 7, ये थर्ड टाइम कॉल हो रहा है 9 and 7 and 9 16। मैंने हैंडल नहीं दिया था गलती से, बाकी तुम अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कॉल हो रहा है ना। यस सर।
है, तो देखो अभी इससे क्या फायदा हुआ कि तुमने खाली एक सिंगल लाइन लिखा ऐड, सिंगल टाइम कॉल किया और वो सारा कोड बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये स्पेशलिटी होती है फंक्शन क्रिएट करने। सर इसमें लूप डाल सकते हैं? लूप डाल सकते हो तो तुमको लूप का वैल्यू रीड करना पड़ेगा ना। लूप के लिए तुम्हें फाइनाइट पता तो होना चाहिए कि कितनी बार एग्जीक्यूट करना है। तो तुम्हें एक एक्स्ट्रा पार्ट रीड करना पड़ेगा कि एंटर नंबर ऑफ टाइम्स टू ऐड टू नंबर्स, ऐसा कुछ। ओके सर। या फिर तुम्हें व्हाइल लूप यूज करके एंटर डू यू वांट टू कंटिन्यू, प्रेस वाई टू डू यू वांट टू कंटिन्यू, वैसा कुछ करना पड़ेगा। तो तुम्हारा एक एडिशनल स्टेप बढ़ेगा ना लूप में, यस सर। है ना। तो कम से कम वो चीज अवॉइड हो जाती है ना। आप तुम ऐसा कर सकते हो कि सर और फंक्शन को अगर लूप के अंदर कॉल कंटिन्यू कर नहीं सकते हो, वो भी करना चीज हो, पॉसिबल है। कंटिन्यू तुम्हें नहीं ना, करना हो तो कोई फंक्शन होगा ना जो प्रोग्राम को स्टॉप करेगा। हाँ, तो तुम ऐसा कर सकते हो कि ये फंक्शन को भी लूप के अंदर कॉल कर सकते हो, जैसे while। थोड़ा नया अप्रोच है ये, जरूरत नहीं है मगर फिर भी देख लेते हैं। while ch, एक कैर ch मैंने डिक्लेयर कर दिया है, while ch exactly equals to कैपिटल Y और ch exactly equals to स्मॉल y। नहीं, do while लिखना पड़ता है ना, सॉरी, क्योंकि फर्स्ट टाइम मुझे एग्जीक्यूट करना है। सो ये नीचे आएगा, एडिट कट, ये यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा 2। ओके, ये मेरा ch हो गया, ये मेरा डू वाइल हो गया, यहाँ पर आएगा सेमीकोलन, और वाइल को कंपेयर करने के लिए यहाँ पर आएगा एक स्टेटमेंट सी आउट डू यू प्रेस वाई और वाई टू कंटिन्यू। ओके, और यहाँ पर आएगा सी। ओके, समझा क्या किया यहाँ पर? एक यस वेरिएबल डिक्लेयर नो किया सर। ch, ओके, फिर डू वाइल के अंदर हमने ऐड को कॉल किया, फिर हम पूछ रहे हैं कि डू यू वांट टू कंटिन्यू। अगर यूजर ने वाई, स्मॉल वाई या कैपिटल वाई डाला तो कंटिन्यू हो जाएगा प्रोग्राम, और कंटिन्यू फिर से करेगा तो ये ऐड वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ गए? हाँ सर। ठीक है, अब इसे सेव करते हैं। कंपाइल किया हमने, और यहाँ पर एक काम करता हूँ, हैंडल दे देता हूँ, वरना हर बार वो स्टिक कॉपी आएगा। सेव, F9। अब एंटर टू नंबर्स। अब पूछ रहा है ना तुमसे, डू यू वांट टू कंटिन्यू? समझो मैंने डाला वाई, एंटर टू नंबर्स, डू यू वांट टू कंटिन्यू? अगेन मैंने कैपिटल वाई डाला। ये क्या हो गया? शायद कुछ गलत की प्रेस कर दी, सॉरी, माय मिस्टेक। ठीक है, डू यू वांट टू कंटिन्यू, कैपिटल वाई। ठीक है, तो कंटिन्यू हो रहा है। सर दूसरा कोई कैरेक्टर डालूंगे तो? ये लो ना, कुछ भी डाल दो, कंटिन्यू नहीं होगा। हो गया बंद। सही है सर। सही है ना? ठीक है, तो इस तरीके से तुम कंटिन्यू कर सकते हो, यानी इस तरीके से तुम बार बार इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर सकते हो। ओके, इन शॉर्ट, अगर तुम डू व्हाइल यूज करोगे ना डू यू वांट टू कंटिन्यू मैसेज के साथ, तो तुम किसी भी प्रोग्राम को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कर सकते हो, अगर तुम लॉजिकली सोचो, है ना। खाली बस तुम्हें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, कैर ch, फिर यहाँ पर रीड करना है, और व्हाइल के अंदर तुम्हें कंपेयर करना है, बस। तो डू व्हाइल का लॉजिक यूज करके तुम किसी भी प्रोग्राम को n नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट कर सकते हो, डिपेंड कि जितनी बार प्रोग्राम, जितनी बार यूजर वाई प्रेस करता है कि नहीं? यस सर। तो कितना सिंपल है प्रोग्रामिंग, अगर तुम सोचो तो। छोटी छोटी चीजें हैं, उसको तुम रीयूज करते जाते हो किसी ना किसी तरीके से, बस, और कुछ नहीं है। रियल लाइफ एक्सपीरियंस है बस। यस सर। फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं थी, हम एक काम करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। मैं काम करता हूँ, इसको सेव करके रख देता हूँ, और दूसरा वाला जो मेथड है, वो वाले मेथड से दूसरा वाला प्रोग्राम। अब हम फंक्शन ऐड करेंगे, अगेन एडिशन ऑफ टू नंबर्स, मगर सेकंड सोल्यूशन। ओके, सो उसी का मेरे को कॉपी पेस्ट करना चाहिए। ऐड
Alt F, save as. F add 2, ठीक है। ये सेकेंड अप्रोच है, अगेन एडिशन ऑफ टू नंबर्स कर रहे हैं, मगर इस बार हम पैरामीटर पास करेंगे, ठीक है। सो एडिशन ऑफ टू नंबर्स के लिए हमें दो पैरामीटर चाहिए, सो इंट कॉमा इंट, ओके, दोनों इंटीजर टाइप करें। क्लियर? यहाँ पर मैं क्वेश्चन में स्पेसिफाई, मतलब ऊपर स्पेसिफाई कर देता हूँ, यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड पैरामीटर्स। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन में लिखा होगा कि पैरामीटर्स पास करना है, तो अकॉर्डिंगली तुम पैरामीटर्स पास करके प्रोग्राम करोगे, ठीक है। क्लियर? अरे सुनाई दे रहा? यस सर। सर तो वो लोग को डिक्लेयर भी पैरामीटर पे करेंगे, पैरेंथेसिस के अंदर डिक्लेयर करेंगे। ओके, सॉरी, कुछ एक कॉल आ गया था। हाँ, तो हम इस पार्ट में ये चीज इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, हमें जरूरत नहीं है। हमें डू यू वांट टू कंटिन्यू पार्ट नहीं चाहिए, हम सिंपल नहीं खाली बस प्रोग्राम करेंगे, हमें फंक्शन अंडरस्टैंड करना है मेन। ओके, अब मुझे ये बताओ कि कॉलिंग करते वक्त क्या करना पड़ेगा। हेलो हाँ हेलो, सर। हाँ, कॉलिंग करते वक्त क्या करना पड़ेगा? सोचो। सर आपने वो वॉइड ऐड के अंदर दो डेटा टाइप ही डाला है बस। आप लोग वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हो। अगर तुम्हें वो थ्योरी याद है, क्या थ्योरी में देखो लिखा था कि कंपलसरी नहीं कि तुम वेरिएबल नेम दो, अगर तुम्हें देना तो दे सकते हो, इंट ए इंट बी चलेगा। सर नहीं किया तो समझेगा कैसे? नहीं दिया तो भी चलेगा। देखिए, तो प्लेस होल्डर है ना, इससे फर्क नहीं पड़ता, हमारा मेन तो वैल्यू यहाँ से आने वाला है, ठीक है। बोलो, चलो दे दिया हमने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि प्रोग्राम अच्छे समझ में आए, इसलिए वेरिएबल नेम दे दिया, इंट ए कॉमा इंट बी। अब कॉलिंग करते वक्त हम क्या करेंगे? तुम्हें हिंट देता हूं, तुम वो पावर वाला जो फंक्शन है वो याद करो। पावर वाले फंक्शन के लिए हमें दो वैल्यू पास करनी थी, तो हमने दो वैल्यू रीड किया था कि नहीं किया था? यस सर। तो यहाँ पर भी अगर हमें पास करना है इंट ए कॉमा इंट बी, दो दो पैरामीटर, दो आर्ग्यूमेंट, तो हमें रीड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? सर रीड करना पड़ेगा। है ना, हमारे पास वैल्यू तो होनी चाहिए ना पास करने के लिए, ठीक है। सो हम इंट ए कॉमा बी लिखेंगे, ठीक है। गुंजन ने आंसर दिया है, हम इंट ए कॉमा बी लिखेंगे, तो ए कॉमा बी की वैल्यू तो चाहिए ना हमें, राइट। तो ये जो Yes. यहाँ पर जो ये पार्ट है ना, इतना पार्ट, ये तीन लाइन सी को छोड़ के, ये तीन लाइन तुम्हारा ऊपर जाएगा, राइट? समझा? यस सर। ये हो जाएगा कट। सर अगर फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर दिया तो फिर अलग से क्यों इंट ए बी सी किया आप? इधर अलग से किया, ये देखो, बस इधर है,
बट सर वो फंक्शन के अंदर कर दिया है ना हम लोग ने डिक्लेयर, तो वापस क्यों किया आपने? नई फंक्शन के अंदर जो हमने किया है तो वो उसका स्कोप तो फंक्शन के अंदर ही रहेगा ना। स्कोप याद है हमने स्टार्टिंग में किया था कि अगर फंक्शन की वैल्यू हमने यहाँ पर डिक्लेयर, वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किया है, जैसे इंट ए बी यहाँ पर हमने डिक्लेयर किया है, तो इसका स्कोप ये जो ब्रेसेस है यहाँ तक ही रहेगा, इसके बाहर ए बी का कोई यूज नहीं है। ठीक उसी तो सर हिसाब फिर से वो डेफिनेशन में वैल्यूज शो कर देगा। जो ये सी है ना, ये सी का स्कोप इधर ही है, ये सी को हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। समझे? यस सर। सर मेरा डाउट क्या था, आपने हाँ, हाँ। वॉइड ऐड के अंदर इंट ए और इंट बी डाल दिया, ठीक है, तो फिर आपने वॉइड मेन के अंदर वापस से इंट ए कॉमा बी क्यों लिखा? एक बार डिक्लेयर हो गया ना वो, तो वापस से क्यों डिक्लेयर किया उसको? ये जो डिक्लेरेशन है ये प्लेस होल्डर है, ये बता रहा है कि दो वैल्यू होगी इंडिजर टाइप की। ये जो वेरिएबल का नाम है ना बी एंड ए, ये मैटर नहीं करता, ये तुम कुछ भी नाम दे सकते ओके। हो। इंपॉर्टेंट ये है कि कौन से टाइप का वैल्यू। समझा? यस सर। तो वो प्लेस होल्डर क्या है? हाँ, वो प्लेस होल्डर है। ये प्लेस होल्डर नेम है तुम्हारा, तुम यहाँ पर num1 लिख दो ना, num1, num2, कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ठीक है? वो प्लेस होल्डर मतलब क्या? प्लेस होल्डर मतलब कैसे बताओ, एक बकेट जैसा है, एक ग्लास है जिसके अंदर तुम पानी डाल रहे हो, ये तुम्हारा ग्लास है। ठीक है? नंबर तुम्हारा ग्लास है, और ए और बी जो यहाँ पर तुमने लिया है ये तुम्हारा पानी है। प्लेस होल्डर, हाँ सिंपल। ठीक है? तो यहां से तुम वैल्यू रीड करके तुमने नम1 में पास किया है, और ये वाला वैल्यू रीड करके बी वाला तुमने num2 में पास किया। सिंपल। अच्छा, अभी समझा। अभी समझा? ठीक है? स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है? सो यहाँ पर हमने दो प्लेस होल्डर या फिर दो पैरामीटर डिक्लेयर किया है, num1 और num2, जिसका डेटा टाइप है इंट। ओके? और इंट डेटा टाइप है, इसीलिए यहाँ पर हम वेरिएबल रीड करते वक्त भी इंट का वेरिएबल रीड करेंगे, इसीलिए हमने इंट में वेरिएबल डिक्लेयर किया है, दो वेरिएबल ए एंड बी, उसको हमने रीड किया है सी ए एंड बी, फिर ए और बी को हम पास करेंगे एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है? हमने एज एन आर्ग्यूमेंट ए एंड बी को पास किया। नोटिस करो कॉलिंग करते वक्त हम डेटा टाइप नहीं लिखते। ठीक है? यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है इंट ए, जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर वैल्यू पास कर रहे हैं डायरेक्ट। समझे? ठीक है? अब यहां पर डेफिनेशन के अंदर क्या चेंज होगा, ये सिंटेक्स चेंज होगा ना, इंट ए कॉमा इंट बी या इंट num1 कॉमा num2। ठीक है? तो यहाँ पर वेरिएबल कौन सा यूज होगा, ए बी या num1 num2? num1 num। परफेक्ट, num1 एंड num2। ठीक है? समझा? एग्जीक्यूट करते हैं, एंटर टू नंबर्स, आ गया कटिंग। एक बार फिर से लाइन बाय लाइन समझते हैं। हमने, ठीक है, हो गया। अरे यार सेव नहीं किया।
फाइन। तो लाइन बाय लाइन हमें प्रोग्राम समझते हैं। वॉइड एड मेरा जो फंक्शन का नाम है वो है, इस बार हमने पैरामीटर पास किया है, तो दो पैरामीटर है यहाँ पर इंटीजर टाइप का, क्योंकि हम ये प्रोग्राम में इंटीजर एडिशन कर रहे हैं। फिर हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसको रीड किया है, क्यों? क्योंकि हमें ये फंक्शन के अंदर कॉलिंग करते वक्त एज एन आर्ग्यूमेंट दो वैल्यू पास करना था, ठीक है, ए कॉमा बी। फिर फाइनली फंक्शन डेफिनेशन में हमारे पास दो वैल्यू पहले से एग्जिस्ट करती है, num1 और num2। तो num1 और num2 को हम इसके डेफिनेशन में यूज सर करेंगे। हाँ बोलो। अगर और सी मैंने को ना स्टोर करेंगे और सी को डिस्प्ले करेंगे। हाँ बोलो, जो सॉरी। डिक्लेयर वाला पार्ट है ना सर, अगर वो हटा के वॉइड मेन के पहले वॉइड ऐड वाला फंक्शन डाल दिया तो वापस डिक्लेयर करने की जरूरत है क्या? जो डेफिनेशन है वो, हाँ हाँ पता है, जरूरत नहीं है, तुम ऐसा कर सकते हो, मगर बेसिकली ये तीन सिंटैक्स, मतलब ये प्रोसेस होता है किसी भी फंक्शन को क्रिएट करने का। तो डिक्लेरेशन एक हिसाब से अगर कर देते हैं तो बेटर रहता है, क्योंकि तुम फिर इजीली कहीं पर भी फंक्शन कॉल कर पाते हो और डिफाइन कर पाते हो इजीली। ऐसा वो शॉर्टकट मेथड हो गया, जिस केस में हम डायरेक्टली डेफिनेशन ही ऊपर लिखते हैं यहाँ पर वर्ड मेन के पहले, तो डिक्लेरेशन नहीं करना पड़ता। ठीक है, वो भी एक अप्रोच है, मगर टेक्निकली ये बेटर अप्रोच है ऐसे। ठीक है, ओके। तो ये प्रोग्राम में किसी को कोई कंफ्यूजन है? एनीवन? सर एक बार स्टेप वाइज समझ। ठीक है, समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। हैश इंक्लूड, ये तो पार्ट क्लियर है। यहाँ पर डिक्लेरेशन करते वक्त हमने दो पैरामीटर डिक्लेयर किया, ठीक है। ये तुम्हारा प्लेस होल्डर की तरह काम करता है, इसके अंदर हम वैल्यू पास करते हैं, ठीक है। जो भी वैल्यू के साथ एडिशन करना है वो वैल्यू हम एज ए पैरामीटर यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। फिर जितना हमने यहाँ पर पैरामीटर डिक्लेयर किया है पैरेंथेसिस के अंदर, उतना हम वेरिएबल मेन के अंदर डिक्लेयर करेंगे, उसको रीड करेंगे और कॉल करते वक्त पास करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर तुम नोटिस करो कि हमने दो पैरामीटर बताया है कि हम दो पैरामीटर के साथ डील करें, ठीक है। तो यहाँ पर मेन में जब फंक्शन कॉल करेंगे तो उसके पहले हमें दो वैल्यू रीड करनी पड़ेगी। ओके, इतना पार्ट क्लियर है? ठीक है, दो वैल्यू रीड करने के बाद जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तो उसके अंदर हम वो दो वैल्यू को पास कर देंगे, दोनों वेरिएबल को पास कर देंगे एज एन आर्ग्यूमेंट। फाइनली फंक्शन डेफिनेशन में हमने जो पास किया है आर्ग्यूमेंट, वो तुम्हारे वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, और वो स्टोर्ड वाली वैल्यू को हम डेफिनेशन के अंदर यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली num1 और num2 को डेफिनेशन में एडिशन करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो हमें फिर से num1 और num2 डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं, हमारे पास यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू एग्जिस्ट करती है। कैसे एग्जिस्ट करती है? क्योंकि हमने यहाँ पर कॉलिंग करते वक्त डिक्लेयर किया है, राइट? समझे? यस समझे कि कंफ्यूजन है? समझा। सिंपल है काफी, कॉमन सेंस बेस्ड है मोस्टली, कि अगर तुम ध्यान दोगे कि फंक्शन अगर कॉल करना है उसके अंदर वैल्यू चाहिए तो ऑफकोर्स उसका वैल्यू रीड करना जरूरी है, ठीक है। और अगर हमने पैरामीटर यहाँ पे डिक्लेयर किया है तो वैल्यू पास करनी पड़ेगी। तो सिंपल है, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करोगे तो समझ में आएगा कि किसके पहले क्या करना चाहिए। ओके, सर वो दोनों फंक्शन में डिफरेंस क्या होगा? उसमें आपने डिक्लेरेशन भी इस डेफिनेशन में दे दिया था, इसमें ऐसा करने से क्या चेंजेस होगा? तुम डिफिनेशन और डिक्लेरेशन की बात कर रहे हो? हाँ सर, मतलब आपने उसमें कॉलिंग डिक्लेरेशन सब डेफिनेशन में दे दिया था पहले अच्छा, वाले पहले वाले प्रोग्राम। एग्जाम्पल में। हाँ, पर सर इसमें आपने कॉलिंग को ऊपर दिया है, उससे क्या चेंजेस हो गए? नहीं, कॉलिंग तो सेम है, बस खाली चेंजेस ये हो गया है कि पहले वाले प्रोग्राम में मैं एक काम करता हूँ, दोनों बाजू बाजू में ओपन करता हूँ। ठीक है, ये हमारा एफ एफ एड 2,
ओके, ये सब फिलहाल के लिए नीचे ही है, सिंपल कर देते हैं। फाइन। सो ये हमारा पहला वाला प्रोग्राम है और ये हमारा सेकेंड वाला प्रोग्राम। ओके, अब दोनों को बाजू बाजू में रखा है हमने। अब कंपेयर कर, डिक्लेरेशन करते वक्त हमने फर्स्ट वाले प्रोग्राम में कोई भी पैरामीटर स्पेसिफाई नहीं किया है, कोई भी वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की है, ठीक है। सेकेंड वाले एग्जांपल में हमने पैरामीटर स्पेसिफाई किया। पहला डिफरेंस ये। दूसरा डिफरेंस है कि फर्स्ट वाले में कॉलिंग करते वक्त खाली फंक्शन कॉल कर दिया क्योंकि पैरामीटर आर्ग्यूमेंट कुछ है नहीं, ठीक है। सेकेंड वाले केस में जब हम कॉल कर रहे हैं तो हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि 2 वैल्यू हमें चाहिए, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 2 वैल्यू पास की, ठीक है। और दोनों वैल्यू पास करने के पहले हमने वैल्यू रीड किया है और डिक्लेयर किया, ठीक है। इतना हो गया। थर्ड चीज डिफरेंस जो ऑब्जर्व करने वाली बात है वो डेफिनेशन में। पहले वाले केस में ना हमने कुछ वैल्यू पास की थी ना कुछ की थी, ठीक है। कॉलिंग करते हैं कुछ पैरामीटर पास नहीं किया, कुछ आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया, इसीलिए सारी चीजें वेरिएबल डिक्लेरेशन से लेकर रीडिंग से लेकर एडिशन तक हमें सब कुछ इसी में करना पड़ रहा है, फंक्शन के डेफिनेशन में। मगर सेकंड वाले केस में ऑब्जर्व करो तो हमने वैल्यू पहले से ही मेन में रीड करके एज एन आर्ग्यूमेंट यहाँ पर पास कर दिया है कॉलिंग करते वक्त, इसीलिए यहाँ पर हम डायरेक्टली उसको यूज करके एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब तुम अगर आउटपुट वाइज देखो तो आउटपुट तो दोनों में सेम तरीके से आ रहा है, राइट, मगर अप्रोच अलग है। ओके ओके सर, अप्रोच अलग है। आउटपुट तुम तो सेम ही हो रहा है ना, एडिशन ही कर रहा है, मगर अलग तरीके से कर रहा है। सेकंड वाला एग्जांपल में तुम वैल्यू पास कर रहे हो, फर्स्ट वाला एग्जांपल में तुम कुछ पास नहीं कर रहे हो, तुम डायरेक्टली फंक्शन कॉल कर रहे हो। ओके, तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिपेंड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम अगर एक क्लियर स्क्रीन का फंक्शन देखो, ठीक है, क्लियर स्क्रीन का काम क्या है? आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करना। क्या इसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट पास करेंगे तो फर्क पड़ेगा क्या? जरूरत है क्या? तुम्हें लगता है क्या नो सर, आर्ग्यूमेंट पास करना चाहिए? नहीं ना, नहीं सर। ठीक है। ऐसे ही जब पावर का फंक्शन हम लिखते हैं POW, ठीक है, अब पावर का काम ही यही है कि 2 नंबर का A⁻B वो कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो कॉमन सेंस है कि अगर A⁻B मुझे चाहिए कि तो खाली पावर कॉल करके तो फायदा होगा नहीं, हमें A और B भी तो पास करना पड़ेगा ना, यस सर, बराबर। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ओके, कि किस केस में हमें वैल्यू पास करनी है, किस केस में नहीं करनी है। फाइन। हम जब पढ़ेंगे तो हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे ताकि हमें पता चले कि किस केस में हम पास कर सकते हैं, किस केस में नहीं कर सकते। हमें अप्रोच तो सारे पता होने चाहिए ना, बाकी उसको यूज करना नहीं करना वो तो फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करेगा। जब सब जो तुम्हारा सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, इंजीनियरिंग वगैरह सब कुछ अच्छे से, तुम जब कोडिंग के लिए बैठोगे, ठीक है, तब तुम्हें वहां के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो अप्रोच अच्छा लगेगा कि हाँ मुझे वैल्यू पास करनी है कि नहीं करनी है, तब उस वक्त डिसाइड होगा ये चीज कि तुम्हें किस तरीके का फंक्शन बनाना, समझे? यस सर, ओके, हमारा काम है कि हम सब कुछ पढ़ें अच्छी तरीके से, बाकी उसका किस किस लेवल तक इम्प्लीमेंटेशन होता है तो फ्यूचर डिसाइड करें। समझ गए? तो ये हमारा 2 अप्रोच हो गए। अब ये दोनों अप्रोच में एक चीज कॉमन थी, क्या पता है? वैल्यू रिटर्न नहीं हो रहा था, नो रिटर्न, नो वैल्यू रिटर्न, ठीक है। यहां पर भी नो वैल्यू रिटर्न। अगर तुम्हें थियरी याद होगा तो थियरी में देखो लिखा हुआ था कि अगर फंक्शन के डेफिनेशन से तुम्हें वैल्यू रिटर्न नहीं करनी तो तुम डिक्लेयर करते वक्त उसे वॉइड लिखते हो, रिटर्न टाइप। याद है? याद है ना? ये देखो यहाँ पर, यस सर। किधर गया, ये रहा। इन this case means some function performs a desired operation without returning a value. In this case the return type is keyword void. तो अगर कोई फंक्शन है जिसमें रिटर्न टाइप कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं होने वाली, तब उस वक्त उसका रिटर्न टाइप void होता है।
तो ये दोनों एग्जांपल में देखोगे तो वैल्यू रिटर्न नहीं हो रहा था, पूरा ऑपरेशन इन द सेंस जो भी आउटपुट है वो आउटपुट मेन जो फंक्शन डेफिनेशन है उसके अंदर ही प्रिंट हो रहा है, यानी ऐड के डेफिनेशन में ही आउटपुट प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे जो प्रोग्राम्स होते हैं, ऐसा जो फंक्शंस होता है, उस केस में तुम रिटर्न टाइप वॉइड लिखते हो। अगर तुम्हें वैल्यू रिटर्न करनी है तब तुम लिखते हो रिटर्न। हम ये चीज नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रोग्राम दोनों सेम होगा, बस खाली डिफरेंस क्या होगा कि वैल्यू रिटर्न होगा। समझ गए, विद आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट आर्ग्यूमेंट। ओके सर। अगर तुम ओवरऑल 4 टाइप के फंक्शंस होते हैं, 4 टाइप नहीं बोल सकते, 4 तरीके से फंक्शन का कोडिंग इंप्लीमेंट करते हैं। पहला मैं यहाँ पर लिखता हूं, फर्स्ट, ये थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, इसके अंदर लिखता हूं। पहला होता है नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट, नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट। दूसरा होता है नो रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट यहां पर यानी वैल्यू। ठीक है, तीसरा होता है विथ रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट, एंड लास्ट कॉमन सेंस है विथ रिटर्न एंड विथ आर्ग्यूमेंट। तो इसमें से हमारा ये दोनों हो चुका है। ठीक है, ये देखो, ये नो, ये नो रिटर्न है और नो आर्ग्यूमेंट, और ये नो रिटर्न है बट विथ आर्ग्यूमेंट है, विथ पैरामीटर्स। तो हमारा ये पहला 2 पार्ट हो चुका है। अब ये दोनों पार्ट को डिस्कस करते हैं। समझ गए, क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट लेक्चर में हमें डिस्कस करेंगे। यहां तक किसी को कुछ कंफ्यूजन है? नो सर। नहीं, ठीक है। तो हाँ जब हम, सर, हाँ बोलो। सर वो पैरामीटर का डेफिनेशन समझाना पड़ता। पैरामीटर और डेफिनेशन, सेकंड वाला जो एग्जांपल है उसका, नहीं नहीं, ये डेफिनेशन सर, ये एग्जांपल। वाला। फिर आपने सेंटेंस लिखा है ना वहाँ पे, उसकी बात हाँ वो वाला। कौन सा, ये वाला? यस यस। पैरामीटर का। अच्छा, पैरामीटर, ओके ओके, ठीक है। ठीक है, चारों एक बार फिर से समझ लेते हैं। रिटर्न टाइप यानी फंक्शन में रिटर्न है वैल्यू, तो जो वैल्यू रिटर्न करने वाला है उसका हम रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करते हैं। सम फंक्शन के केस में हम वैल्यू रिटर्न नहीं करते, तो उस केस में हम रिटर्न टाइप वॉइड लिखते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया रिटर्न टाइप। सिंटेक्स के ऊपर ध्यान दो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये बाजू में सिंटेक्स रखता हूं मैं, तो थोड़ा समझेगा इसको, ऐसे खाली थियरी से नहीं समझते। जैसे देखो यहाँ पर इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल में वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही, इसीलिए दोनों एग्जाम्पल में हमने वॉइड लिखा है डिक्लेयर करते हुए। ठीक है, ये वाले पार्ट के ऊपर ध्यान। यस सर यस। ठीक है, अब आ जाता है फंक्शन नेम। फंक्शन नेम तुम्हारा एक्चुअल नेम होता है फंक्शन का, जो भी तुमको फंक्शन का नाम देना तुम दे दो, तुम्हारे ऊपर है। जैसे यहाँ पर फंक्शन नेम मैंने ऐड रखा है। ठीक है, तुम कुछ भी नाम दे सकते हो, मगर फंक्शन का नाम वैसे ही होना चाहिए जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, ऐसे कुछ भी रैंडमली नाम नहीं देते हैं। ओके, नेक्स्ट हो जाता है पैरामीटर्स। पैरामीटर्स इज द पैरामीटर इज अ लिस्ट ऑफ प्लेस होल्डर्स। पैरामीटर तुम्हारा प्लेस होल्डर होता है। जैसे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में कोई भी प्लेस होल्डर नहीं है, कोई भी पैरामीटर नहीं है, मगर सेकंड एग्जांपल में 2 पैरामीटर है, इंट num1 कॉमा इंट num2। ठीक है, तो प्लेस होल्डर कंपलसरी नहीं होता, यानी पैरामीटर पास करना कंपलसरी नहीं होता। व्हेन अ फंक्शन इज इन्वोक्ड और कॉल्ड, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, जैसे देखो ये वाले पर्टिकुलर एग्जांपल में जब हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं फंक्शन को ऐड, ठीक है, और यहाँ पर भी हम कॉल कर रहे हैं, तो उस केस में यू पास द वैल्यू टू द पैरामीटर, तो उस केस में हम वैल्यू पास करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने पैरामीटर डिक्लेयर किया था, इसलिए यहाँ पर देखो 2 वैल्यू पास किया, ए बी, तो जिसका वैल्यू हमने पास करने से पहले रीड, समझे? ठीक है, मगर फर्स्ट एग्जांपल में देखो तो हमने कुछ पास नहीं किया, क्योंकि हमने यहाँ पर डिक्लेयर ही नहीं किया था पैरामीटर। तो अगर कुछ पास ही नहीं कर रहे हैं तो क्या रीड करना जरूरी है? अरे बोलो, यस नो नो, सर। जरूरी है? नहीं सर। है ना, जब पास ही नहीं करना है तो रीड क्यों कर, बराबर। सेकेंड एग्जांपल में हमें पास करना है, इसलिए रीड करना है। समझ गए? ये तो सिंपल सा वही वही मतलब
अगर तुम शॉप पे जाते हो कुछ खाने के लिए, पहले ऑर्डर दोगे तभी खाना आएगा ना, डायरेक्टली शक्ल देके तुम ना लाके दे देगा तुम, वही फंडा है। ठीक है, अगर हम फंक्शन Yes, में sir. पैरामीटर स्पेसिफाई किया है हमने, तो यहाँ पर पास करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा तो डिक्लेयर तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, नेक्स्ट, दिस वैल्यू इज रिफर टू एज एन एक्चुअल पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट, जो हम यहाँ पर कॉलिंग करते हैं और पास करते हैं उसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं या एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं या वैल्यू कहते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग टर्म्स होगा, मगर कॉमन सेंस यूज करो, ये वैल्यू है बस। द पैरामीटर लिस्ट रिफर्स टू द टाइप, ऑर्डर एंड द नंबर ऑफ पैरामीटर्स टू ए फंक्शन। जैसे यहाँ पर देखो कोई पैरामीटर नहीं था फर्स्ट वाला एग्जांपल में, तो यहाँ पर कोई हमने पास ही नहीं किया, तो टाइप ऑर्डर फॉलो करने की जरूरत नहीं थी। सेकंड वाले केस में ऑब्जर्व करो तो 2 पैरामीटर है यहाँ, तो हमें 2 ही वैल्यू पास करनी है। अगर हमने 3 पास किया तो ये फंक्शन वर्क नहीं करेगा, ये प्रोग्राम वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हमने फंक्शन के डिक्लेरेशन में स्पेसिफाई किया है कि हम सिर्फ 2 ही पैरामीटर पास करेंगे, 3 नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर 2 ही वैल्यू आएगी, 3 वैल्यू नहीं आएगी। समझ गए? ठीक है, और उसका टाइप भी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर हमने इंट टाइप का पैरामीटर बोला है, तो यहाँ पर इंट टाइप की वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पर फ्लोट लिख करके अगर ए भी पास करेंगे तो भी एरर आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने इंट स्पेसिफाई किया है, फ्लोट स्पेसिफाई नहीं किया है। समझे? ठीक है, तो इस लाइन का मीनिंग यही है, द पैरामीटर लिस्ट शुड रिफर टू द टाइप, यानी कौन सा टाइप का वैल्यू है, ऑर्डर यानी किस ऑर्डर में पास करना है हमें, एंड द नंबर ऑफ पैरामीटर्स यानी कितने वैल्यू पास करना है। तो तीनों चीज इंपॉर्टेंट है। समझे? क्लियर है? नेक्स्ट, पैरामीटर्स आर ऑप्शनल। जैसे देखो फर्स्ट वाले प्रोग्राम में हमने पैरामीटर नहीं डाला है, ठीक है, सेकंड वाले प्रोग्राम में डाला है। दैट इज अ फंक्शन में कंटेन नो पैरामीटर। ठीक है, फाइनली फंक्शन बॉडी, द फंक्शन बॉडी कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट दैट डिफाइन व्हाट द फंक्शन डज। तो यहाँ पर हमने एडिशन ऑफ 2 नंबर्स किया है, यहाँ पर भी एडिशन ऑफ 2 नंबर्स किया, सिंपल। आप किसी को कोई कंफ्यूजन है? No, sir. ठीक है, तो कल जब हमारा बाकी का दोनों एग्जाम्पल हो जाएगा तब मैं आप लोगों के साथ जितना ये प्रोग्राम है और जो नोट्स है वो शेयर कर दूंगा। ठीक है भाई? सर आज का लेक्चर डालोगे? ऑफ कोर्स आज का लेक्चर का वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, यस तो पैकअप करें। यस सर। Yes, sir. टेक केयर।